हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं आपके साथ में कॉमर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर कर रही हूँ, जो आपके कॉमर्स के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जाम है, केवीएस का, पीजीटी का कोई भी एग्जाम है, नेट सेट का कोई भी एग्जाम है, तो इसके अंदर ये जो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर एज आइडेंटिफाइड बाय द मिचिगेन रिसर्चर। तो मिचिगेन रिसर्चर के द्वारा एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर, तो कुछ एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडर होते हैं जो एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या ट्रू नहीं है? तो जो एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं वो क्या करते हैं? सब ऑर्डिनेट को ट्रीट करते हैं एज ह्यूमन बींग। करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनकी सोशल चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनके कंसर्न के ऊपर फोकस करते हैं किसके ऊपर? वर्क स्टैंडर्ड के ऊपर एंड क्लोज सुपरविजन। तो देखो जहां पे वर्क स्टैंडर्ड आ गया तो फिर वो एम्प्लॉय सेंटर्ड नहीं रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड होगा या टास्क सेंटर्ड आप लोगों के पास में हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे मतलब कि उनके पर्सनल गोल के ऊपर फोकस करना एम्प्लॉय सेंटर लीडर की पहचान होती है। तो जहाँ पे उनको एनकरेज किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है गोल सेटिंग के अंदर, तो ये एम्प्लॉय सेंटर्ड के फीचर्स रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू टालकोट पार्सन, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड primarily into four categories based on the function. Which one of the following is not an organization in the Parson scheme? तो टालकोट पार्सन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्या रहती है? इंटीग्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर क्या रहती है? पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, पैटर्न मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट जो होता है वो कमर्शियल नहीं होता है, यहाँ पे क्या आता है? इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आता है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटिव, पैटर्न मेंटेनेंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो डी लास्ट वन इज द इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, एमबीओ। एमबीओ जो रहता है ये क्या होता है? इसकी जो फुल फॉर्म रहती है ये क्या होती है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। एमबीओ जो रहता है ये क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो टेक्निक है ये किन्होंने दी है? पैटर एफ ड्रकर ने दी है। इट वाज गिवन बाय पैटर एफ ड्रकर ने ये एमबीओ की टेक्निक दी है। किसके अंदर दी है? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दी है, ठीक है। तो जो एमबीओ होता है उसके अंदर यूजुअली क्या इन्वॉल्व किया जाता है? सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या किया जाता है? सेट किया जाता है। फिर इंडिविजुअल के गोल को सेट किया जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सेट करना होता है, फिर इंडिविजुअल के गोल को सेट किया जाता है, यूनिट के ऑब्जेक्टिव को क्या किया जाता है? एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर जो भी गोल बनाया गया है उसके ऊपर क्या की जाती है? नेगोशिएशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? एक एक्शन प्लान को क्रिएट किया जाता है। देन आफ्टर क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 इसका आंसर है, करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटअप किया जाता है, देन यूनिट का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उसके बाद में नेगोशिएशन होता है, देन आफ्टर एक्शन प्लान को क्रिएट किया जाता है और फिर परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑथर के नेम दिए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए उसके बारे में ये क्वेश्चन है। हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो होते हैं उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है? हेनरी फ्योल क्लासिकल अप्रोच के अंदर हेनरी फ्योल का स्कूल आता है, जिन्होंने जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की। हेनरी फ्योल ने क्या दिया है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने, जिसके अंडर उन्होंने कितने प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे हैं? 14 प्रिंसिपल्स जो हैं उनको क्या किया है? प्रोवाइड किया है, ठीक है। टेलर, एफडब्ल्यू टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है। उन्होंने किस चीज का कंसेप्ट दिया है? शॉप मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया है। सो ए जो होगा वो 2 से कनेक्ट होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेलर ने शॉप मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया और ये क्या है? फादर है किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होती है? तो एक ऐसी मैनेजमेंट होती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या किया जाता है?
ये क्या कहता है कि जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उनको क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। जो ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं उसको क्या करो, डिस्कार्ड करो और अडॉप्ट करो किसको, न्यू वन को क्या करो, अडॉप्ट करो। इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए हैं, इन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। बस इनकी जो टेक्निक्स हैं वो ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वर्क स्टडी आती है, मेथड स्टडी आता है, मोशन स्टडी आता है, डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम आता है, ठीक है। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया है। बुक का नेम क्या है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मूने एंड रैले ने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूल, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, टेलर शॉप मैनेजमेंट, वेबर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मूनी एंड रैली प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्राइमरी ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, एक मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये कॉमन गोल के लिए क्या करते हैं, ये मिलते हैं। तो जो कॉमन गोल के लिए मिलते हैं वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो एक प्राइमरी ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है बायर के बिहेवियर को। जब एक बायर जो है वो सामान को खरीद रहा है तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला जो प्राइमरी ग्रुप है, तो प्राइमरी ग्रुप में कौन आता है, फैमिली आती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिलीजियस ग्रुप, ट्रेड यूनियन। तो प्राइमरी में बेसिक पर्सन ही आएंगे ना, तो इसके अंदर कौन आती है, फैमिली आती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर कंडक्टिंग द बिजनेस एनालिसिस फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, जब क्या किया जाता है, एक न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की जाती है। प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज। जो प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, बंडल ऑफ यूटिलिटीज होता है। तो जब प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, तो ये पूछ रहे कि बिजनेस एनालिसिस करने के बाद में क्या किया जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडिया जनरेट किया जाता है कि क्या बनाना है। आइडिया जनरेशन के बाद में क्या की जाती है, आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है। देन आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग की जाती है। आइडिया को जनरेट किया जाता है, आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, फिर कंसेप्ट टेस्टिंग होती है। कंसेप्ट टेस्ट कर लिया, फिर बिजनेस को एनालाइज किया जाता है। कंसेप्ट को चेक करने के बाद में बिजनेस को एनालाइज करेंगे, फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाने के बाद में उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर कमर्शलाइजेशन होगा और फिर रिव्यू किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडिया की जनरेशन की जाती है, आइडिया की स्क्रीनिंग कर ली। उसके बाद में जो भी कंसेप्ट है हमने बनाया है प्रोडक्ट का, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। कंसेप्ट टेस्ट करने के बाद में फिर बिजनेस को एनालाइज करेंगे। कर लिया, बिजनेस को एनालाइज करने के बाद में प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद में उसकी क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। फिर प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर उसका क्या होता है, रिव्यू होता है। तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फिर टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस को एनालाइज करने के बाद में क्या किया जाएगा, सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया स्क्रीनिंग होती है, आइडिया स्क्रीनिंग के बाद में कंसेप्ट टेस्टिंग होती है, कंसेप्ट टेस्टिंग के बाद में बिजनेस एनालिसिस, उसके बाद में क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के बाद में फिर टेस्ट मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, फिर प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है, तो यहाँ पे आपको पता है एक क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, जहां पे क्या किया जाता है, जो मार्केट होती है उसको बांटा जाता है, सब वो क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन होता है। बांटने के बाद में एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, टारगेटिंग कहलाता है। देन आफ्टर क्या किया जाता है, पोजीशनिंग की जाती है, कस्टमर के माइंड में एक प्रोडक्ट की इमेज डाली जाती है, वो क्या होती है, पोजीशनिंग होती है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पोस्ट परचेज बिहेवियर, प्रोडक्ट को खरीद लिया, खरीदने के बाद का बिहेवियर। तो खरीदने के बाद में क्या होगा, या तो हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे या फिर नहीं होंगे। तो क्या होता है, अगर हम सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या निकल कर आता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस निकल कर आती है। तो जब प्रोडक्ट को हम लोग परचेज करते हैं तो परचेज बिहेवियर के अंदर भी क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमको क्या होती है, नीड अराइज होती है कि हमको ये चीज चाहिए। फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमारी नीड क्या है, उसके बाद में ऑल्टरनेटिव को सर्च किया जाता है। ऑल्टरनेटिव को सर्च करने के बाद में उन ऑल्टरनेटिव को क्या किया जाता है, इवेल्यूएशन किया जाता है। इवेल्युएट कर लिया ऑल्टरनेटिव को, फिर गुड्स को क्या कर लिया जाता है, परचेज कर लिया जाता है। गुड्स को परचेज करने के बाद में क्या आता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर
आता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट से हम सेटिस्फाई होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस में आता है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग के तो ये जो ए होगा ये 4 से कनेक्ट हो गया, तो ये आपका 4 से कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। एवर्ट रोजर, एवर्ट रोजर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का कंसेप्ट दिया है। जहां पे कुछ भी प्रोडक्ट की इनोवेशन होती है तो उसको लोगों तक फैलाना होता है और फिर लोग उसको क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। तो वो क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन होता है। तो इसके अंदर 5 कैटेगरीज होते हैं। जो सबसे पहले प्रोडक्ट को बनाते हैं वो कौन होते हैं? इनोवेटर होते हैं। उसके बाद में जो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं सबसे पहले वो कौन होते हैं? अर्ली अडॉप्टर होते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग मेजोरिटी जो होती है वो प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेती है तो अर्ली मेजोरिटी आता है, फिर लेट मेजोरिटी होता है, और लास्ट में जो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं वो कौन होते हैं? लगार्ड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी और लगार्ड। तो एवर्ट रोजर ने किस चीज का कंसेप्ट दिया? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का कंसेप्ट दिया है। अब जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो जो पर्सनल सेलिंग है इसके अंदर क्या आता है? AIDA आता है। जब पर्सनल सेलिंग सेल्फ प्रमोशन का एक पार्ट है जहां पे जो सेल्समैन होता है वो पर्सनली कनेक्ट कर कस्टमर से क्या करता है? प्रोडक्ट को बेचता है। तो AIDA की जो फुल फॉर्म रहती है ये क्या होती है? अटेंशन। सबसे पहले एक प्रोडक्ट के लिए अटेंशन क्रिएट करना आता है। फिर क्या होता है? इंटरेस्ट, हम लोग उस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। फिर क्या होता है? डिजायर, हमको मन करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, और फिर जब खरीद लेते हैं तो क्या होता है? एक्शन होता है। सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग के लिए क्या होता है? ACMEE होता है। ठीक है, तो ACMEE क्या होता है? सेल्स पर्सन एम करता है कि क्या कस्टमर, कौन से कस्टमर को देखना है, फिर वो कंटेंट देखता है कि उसको किस तरीके से प्रभावित करना है, मेथड, फिर एग्जीक्यूशन, और फिर क्या होता है? इवेल्यूशन होता है। ACMEE के अंदर क्या आ जाएगा? एम क्या है, कंटेंट क्या दे रहा है सेल्समैन, मेथड कौन सा अडॉप्ट कर रहा है, फिर जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूशन करता है, लास्ट में क्या आता है? इवेल्यूशन आता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ द रिटेल स्टोर, रिटेलर क्या होते हैं? जहां पे क्या होता है कि जो ये इनके पास में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या मिलता है? इनके पास में स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये क्या रखते हैं? प्रोडक्ट को रखते हैं, बट क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी होती है, बट वैरायटी जो होती है वो क्या होती है? काफी सारी वैरायटीज के अंदर। आप देखते हैं ना नुक्कड़ के ऊपर जो दुकान है वहां पे हर तरीके की चीज मिल जाएगी, कोई भी पेस्ट लेना चाहो वो मिल जाएगी, बट उनके पास में सामान जो होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, जो रिटेलर होते हैं वो किससे परचेज करते हैं? होलसेलर से क्या करते हैं? परचेज करते हैं। होलसेलर से परचेज करके फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और जो रिटेलर होते हैं फिर वो प्रोडक्ट किसको सेल करते हैं? कंज्यूमर को क्या करते हैं? सेल करते हैं। सो विच टाइप ऑफ द रिटेल स्टोर जनरली हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो किसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज्यादा आती है? तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर रहते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर एक बड़ा सारा स्टोर होता है जहां पर एक ही छत के अंदर बहुत सारा सामान मिलता है। ठीक है, तो इनकी जो कॉस्ट होती है ये क्या आती है? जनरली ज्यादा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द डिग्री ऑफ सुपर लीवरेज, जो सुपर लीवरेज है उसकी जो डिग्री है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या हम लोग करेंगे? तो सुपर लीवरेज, तो यहाँ पे 2 तरीके की लीवरेज रहती है। एक क्या होती है आप लोगों के पास में, एक हम लोगों के पास में क्या होती है? ऑपरेटिंग लीवरेज होती है। एक क्या होती है गाइस? ऑपरेटिंग लीवरेज होती है, और एक क्या होती है? फाइनेंशियल लीवरेज होती है। तो जब ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या निकल कर आता है? सुपर लीवरेज, या फिर हम लोग बोलेंगे कि क्या निकल कर आता है? कंबाइंड लीवरेज आता है। क्लियर हो जाएगा? तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है वो क्या बताता है? इसकी डिग्री क्या होती है? ये बताता है सेल में चेंज होने की वजह से EBIT में क्या चेंज होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। और फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताता है? EBIT में चेंज होने से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज होने से अर्निंग पर शेयर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आता है? सुपर लीवरेज, जो क्या बताता है? सेल में चेंज होने से EPS के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, अर्निंग पर शेयर में क्या चेंजेस आते हैं। और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला, ये डिग्री है, ये वाला जो है ये डिग्री का है, और जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय, आप लोगों के पास में क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय में EBIT होता है। और जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है ये क्या होता है? EBIT बाय में
EBT होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास में सुपर लीवरेज कंट्रीब्यूशन बाय में EBT होता है। कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर कर क्या आता है? सुपर लीवरेज आता है। मल्टीप्लाइंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। Okay, and this is the last question for this session. Interim cash inflow are reinvested at a rate of return equal to the internal rate of return. तो internal rate of return वो रिटर्न होती है जिसके ऊपर जो NPV होती है उसको क्या कर दिया जाता है? जीरो कर दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरिम कैश फ्लो को हम लोग री इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ रिटर्न। सेम नाम से क्लियर है किसके ऊपर? IRR के अंदर ही हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या होते हैं? कैपिटल बजटिंग जो होती है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ जो डिसीजन होता है वो क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग कहलाता है। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। ठीक है, तो इसके लिए मॉडर्न मेथड होते हैं, कुछ क्या होते हैं? मॉडर्न मेथड होते हैं। तो जो मॉडर्न मेथड होते हैं वो क्या होते हैं? NPV होता है, IRR होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है। ये क्या करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर फोकस करते हैं। सो NPV, IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक और नाम होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी होता है। और जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसमें पेबैक मेथड आता है, और क्या आता है? जो ट्रेडिशनल मेथड रहते हैं उसमें पेबैक पीरियड मेथड आता है, और क्या आता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है। ठीक है, तो ये था अभी का हमारा सेशन। सो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू टू एवरीवन।